नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि रेस्पिरेटर वाले N95 मास्क से कोरोना वायरस का फैलाव रोका नहीं जा सकता। कपड़े के बने 3 परतों वाले मास्क लगाने की सलाह दी। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने की सुविधा 31 दिसंबर तक बढ़ाई। वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण रद्द। तेज बारिश के बाद बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और अमेरिका ने कहा, चीन पड़ोसी देशों को धमकाने के लिए कोरोना संकट का इस्तेमाल कर रहा है। समाचार प्रभात के संग में अपने सहयोगी निखिल कुमार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करेंगे। इस ऑनलाइन सम्मेलन में कोविड-19 के बाद के वैश्विक परिदृश्य में सहयोग पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना महामारी के बाद के विश्व में भारत अमेरिका भागीदारी की भूमिका का उल्लेख करेंगे। दोनों देशों के बीच वर्तमान और भविष्य के सहयोग पर भी विचार होगा। कल से शुरू हुए 2 दिन के सम्मेलन की मेजबानी भारत अमेरिका व्यापार परिषद कर रहा है। इस वर्ष परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ है। इंडिया आइडिया समिट की थीम है बेहतर भविष्य का निर्माण। इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना और उसके बाद के परिवेश में भारत और अमेरिका की साझा भूमिका को रेखांकित करते हुए अपने विचार रखेंगे। इस सम्मेलन में दोनों ही देशों के बीच पारस्परिक संबंधों सहित कोविड महामारी के बाद उत्पन्न स्थितियों की चर्चा और मूल्यांकन पर बल दिया जाएगा। सम्मेलन में भारतीय और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माताओं सहित उच्च स्तरीय अधिकारी, व्यापार और समाज की अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। शिखर सम्मेलन में मुख्य वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के सीनेटर मार्क वार्नर और संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत रही निकी हेली भी हिस्सा लेंगी। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि रेस्पिरेटर वॉल्व वाले N95 मास्क से कोरोना वायरस के फैलाव को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि छिद्रयुक्त रेस्पिरेटर लगे N95 मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तय मानकों के विरुद्ध हैं। एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कपड़े के बने 3 परतों वाले मास्क लगाने और दूसरों को भी इसी तरह के मास्क के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चेहरा ढकने संबंधी दिशा निर्देश अपनाने और N95 मास्क का अनुचित उपयोग रोकने के बारे में जागरूक करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि वॉल्व युक्त रेस्पिरेटर वाले N95 मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के खिलाफ हैं। N95 मास्क रेस्पिरेटर जिसको वाल्व कहते हैं उसके साथ और बिना रेस्पिरेटर के भी N95 मास्क आते हैं। हाल के दिनों में कुछ साइंटिफिक स्टडीज हुई जिन्होंने ये कहा कि जब आप वाल्व वाला मास्क पहनते हैं तो आप स्वयं तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो आप एक्सहेल कर रहे हैं, इफ यू आर एसिम्प्टोमेटिक पर्सन, देन द प्रोपेंसिटी ऑफ दैट इन्फेक्टिंग अदर्स इज देयर। This is a evolving situation. अप्रैल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेहरे और मुंह को ढकने के लिए घर पर बने मास्क के उपयोग के बारे में परामर्श जारी किया था। इसमें लोगों से खास तौर पर घर से बाहर निकलते वक्त इस तरह के मास्क पहनने को कहा गया था। इसमें घर में सामान्य मास्क बनाने का तरीका बताया गया था और ये भी कहा गया था कि मास्क चेहरे पर फिट बैठना चाहिए और इसके तथा चेहरे के बीच कोई खाली जगह नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी से कोविड-19 पर लाइव फोन इन कार्यक्रम में सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर M.K. सेन ने बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के मास्क के बारे में बताया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड संक्रमण का उपचार करा रहे और स्वस्थ होने वालों की संख्या का अंतर लगातार बढ़ रहा है। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 7,24,578 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर 62.72% तक पहुंच गई है। इस समय देश में 4,02,259 लोगों का इलाज चल रहा है।
कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि भारत में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर संक्रमण के 837 मामले हैं, जो वैश्विक औसत से कम है। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां भारत की तुलना में 12 या 13 गुना अधिक केस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। अगर हम मृत्यु को देखें पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये 20.4 है भारत में। ये भी विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से है। अनेक देश ऐसे हैं जहां 21 टाइम्स या 33 टाइम्स हायर डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन है। अधिकारी ने बताया कि चिकित्सकों के अथक प्रयास से देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी घटकर 2.43% हो गई है। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। सीमित संसाधनों के होते हुए भी अगर इतने बड़े देश में केस फर्टिलिटी रेट को 2.43% पर सीमित किया जा सका, तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल वर्कर्स का है। एक रोल एम्स न्यू दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस का भी है, जिन्होंने देश के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को एंगेज किया और उनको बताते हैं कि किस तरह से मरीजों की बेहतर देखभाल की जाए, जिससे इस केस फर्टिलिटी रेट को और कम किया जा सके। दिल्ली की आबादी में कोविड-19 महामारी के फैलाव का पता लगाने के लिए कराए गए रक्त सीरम के अध्ययन से पता चला है कि यहां की 22.86% जनसंख्या कोरोना वायरस से संक्रमित हुई है। परीक्षण से यह भी संकेत मिलता है कि ज्यादातर संक्रमित लोगों में महामारी के लक्षण दिखाई नहीं दिए। ये अध्ययन 27 जून से 10 जुलाई तक की अवधि के दौरान दिल्ली के 11 जिलों में कराया गया और इसमें चुने गए 21,387 लोगों के रक्त के नमूने एकत्र किए गए। इनका परीक्षण एलाइजा विधि से किया गया, जिसमें नमूनों में एंटीबॉडी की जांच की जाती है। देश में एलाइजा विधि से कराया गया ये सबसे बड़ा सीरम परीक्षण था। इससे जनसंख्या में कोविड-19 से संक्रमित ऐसे लोगों की संख्या का पता लगाया गया जिनके रक्त में एंटीबॉडी बन चुकी है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी ने कहा है कि दिल्ली के 8 जिले ऐसे हैं जिनके 20% निवासियों के रक्त में एंटीबॉडी पाई गई और 77% लोगों को महामारी का खतरा बना हुआ है। एनसीडीसी ने यह भी कहा है कि इसी तरह के परीक्षण अन्य शहरों, खासतौर पर कंटेनमेंट जोन वाले स्थानों में समय समय पर कराए जाएंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि समय समय पर सीरो सर्वेक्षण कराने से महामारी से संक्रमित लोगों की पहचान करने और इस वायरस के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, फिर भी अब तक करीब 23% लोग ही कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना मामलों का ग्राफ पिछले महीने तक लगातार ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन अब मामले कम हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कि रोकथाम के उपाय कारगर रहे हैं। उन्होंने आगाह किया कि दिल्ली की 77% जनसंख्या को अब भी कोविड-19 के संक्रमण का खतरा है। डॉक्टर पॉल ने लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आते समय आवश्यक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने जैसे रोकथाम के उपायों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि लॉकडाउन कोरोना वायरस का फैलाव रोकने में काफी प्रभावी साबित हुआ है। दूरदर्शन समाचार से बातचीत में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि पूर्णबंदी से देश में विशेष कोविड अस्पतालों के निर्माण सहित स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिली है। दिल्ली में कराए गए सीरो सर्वे की रिपोर्ट पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि दिल्ली में सामुदायिक संक्रमण नहीं है, क्योंकि लगभग 77% आबादी संक्रमण मुक्त है। अगर आप पूरे कंट्री का डेटा देखें तो उसमें कोई ज्यादा एविडेंस नहीं है। आईसीएमआर ने पूरा अपना डेटा सीरो सर्वेलेंस का दिखाया था। देयर आर मेनी स्टेट्स जहां पे अभी बहुत कम केसेस है। टू से कि वहां पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है वुड नॉट बी अ राइट थिंग, बट देयर आर हॉटस्पॉट्स इवन इन सिटीज वेयर देयर इज स्पाइक ऑफ केसेस, एंड दैट इज व्हाई आई केप्ट सेइंग कि जो कंटेनमेंट जोन है उन्हें बड़ा एग्रेसिव एक्शन की जरूरत है। डोर टू डोर सर्वे करने की जरूरत है। जिनको भी फीवर सिम्टम्स हैं उनके टेस्ट करो, आइसोलेट करो, उससे आप वहां की जो स्प्रेड हो रही है उसको रोक पाओगे। दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के साथ मिलकर आज से नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स ऑन कोविड-19 नाम का राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ करेगा। इसमें देश भर के डॉक्टर्स कोरोना वायरस से ग्रस्त मरीज के इलाज के अपने अनुभवों और उपचार की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करेंगे। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि कोविड-19 महामारी की लगातार विकसित होती स्थिति में ये मंच डॉक्टरों को इलाज की उनकी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने डॉक्टरों से अनुरोध किया कि वे इस पहल में बड़ी संख्या में भागीदारी करें ताकि देश में वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए सामूहिक तौर पर काम किया जा सके। सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने की सुविधा इस वर्ष 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। दूरसंचार विभाग ने कल रात एक ट्वीट संदेश में कहा कि अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए भी घर से काम करने की सुविधा देने के लिए नियम और शर्तों में रियायत दी गई है। इससे पहले घर से काम करने की समयावधि 31 जुलाई को समाप्त हो रही थी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जेईई मुख्य और एनडीए की परीक्षा एक ही दिन न हो। उन्होंने कहा कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथि को लेकर विद्यार्थियों से कई अनुरोध मिले हैं और स्थिति की जांच की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी महानिदेशक ये सुनिश्चित करेंगे कि दोनों परीक्षाएं एक ही दिन न हों। आंध्र प्रदेश सरकार ने 5 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया है। हालांकि समय आने पर अंतिम फैसला स्थिति के अनुसार लिया जाएगा। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में शिक्षा विषय पर समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री आदिमुल्लुप सुरेश ने कहा कि अभी सरकार ने स्कूल खोलने की तारीख 5 सितंबर निर्धारित की है। आदिमुल्लुप सुरेश ने यह भी कहा कि स्कूल न खुलने तक मध्याह्न भोजन की जगह कच्चा राशन बच्चों के घर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगले अकादमिक वर्ष से सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा शुरू की जाएगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस वर्ष कोविड-19 महामारी को देखते हुए रद्द कर दी गई है। हालांकि पारंपरिक अनुष्ठान बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराए जाएंगे। पावन गुफा के दर्शन के लिए सुबह और शाम की आरती का टेलीविजन से सीधा प्रसारण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में कल श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। श्री मुर्मू श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। एक वक्तव्य में बोर्ड ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए बहुत भारी मन से इस वर्ष की यात्रा रद्द करने का फैसला किया गया। श्रद्धालु टेलीविजन से सीधे प्रसारण के माध्यम से पावन हिमलिंग के दर्शन कर सकते हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। नेपाल में भारी वर्षा और गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण हालात और बिगड़ गए हैं। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने बताया कि गंडक नदी का पानी तेजी से नए इलाकों तक फैलता जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। गंडक और कोसी के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। नए इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैलता जा रहा है। बूढ़ी गंडक, बागमती और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसे देखते हुए सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और खगड़िया को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। 20,000 से अधिक प्रभावित लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। विभिन्न नदियों के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 23 लोगों की मौत हो गई है और 9 घायल हुए हैं। बांका जिले में 7 लोगों की मौत हुई, जबकि नालंदा में 4 और जमुई में 3 लोग मारे गए। गया, लखीसराय और नवादा सहित 5 जिलों में 9 लोगों की मौत हुई। इनमें अधिकतर लोग खेतों में काम करते समय हादसे के शिकार हुए। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुदान राशि की घोषणा की है और घायलों का निःशुल्क उपचार के निर्देश दिए हैं।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के विभिन्न भागों में भारी वर्षा और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है। उधर असम में कुछ स्थानों पर लगातार वर्षा जारी रहने से बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। राज्य में बाढ़ से हुई मौतों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। 2000 से अधिक गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। बारपेटा, धुबरी, ग्वालपाड़ा, दक्षिण सलमारा, मनकाचार जिलों में बाढ़ का सबसे बुरा असर पड़ा है। कुछ स्थानों पर पानी का स्तर मकानों की छत तक पहुंच गया है। काफी बड़े क्षेत्र में फसलें जलमग्न हो गई हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रशासन तथा लोगों से बातचीत की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के 24 जिलों के 24 लाख लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है और 44,000 लोग बेघर हो गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ईएसआईसी और भविष्य निधि के लाभ सुनिश्चित करने की योजना बनाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। दूरदर्शन समाचार को विशेष साक्षात्कार में श्री गंगवार ने कहा कि देश के असंगठित क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ श्रमिक काम करते हैं। उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने वाले कामगारों की संख्या का एक डेटा बैंक भी बनाएगा। हम ये कहते हैं कि 40 करोड़ मजदूर हैं, तो इसका कोई डाटा हमारे पास नहीं है। ये भी हम एक पूरी रिपोर्ट लेने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट हमारे पास रहे कि वास्तव में अगर असंगठित श्रमिक हैं तो कितने हैं, किस राज्य से कितने हैं, कहाँ जाते हैं, किस काम के लिए जाते हैं और कब लौट कर आते हैं, नहीं आते हैं। अब एक पूरा डिटेल हमारे पास आ जाएगा। श्री गंगवार ने कहा कि श्रम सुधार पहलों के तहत मंत्रालय ने 44 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में बदलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मजदूरी संहिता विधेयक संसद पहले ही पारित कर चुकी है। कोड ऑफ मिनिमम वेज हमने पास कर दिया। हम ये तय नहीं कर पा रहे थे कि मजदूर को वेतन महीने की कौन सी तारीख को देंगे भी या नहीं देंगे, इसमें कोई निश्चितता नहीं थी। और एक और समस्या सामने आती थी, अगर मजदूर पहले दिन ही बीमार हो जाए तो उसकी कौन चिंता करेगा। अब उसके स्वास्थ्य का भी परीक्षण हम करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि रेस्पिरेटर वाले N95 मास्क से कोरोना वायरस का फैलाव रोका नहीं जा सकता। कपड़े के बने 3 परतों वाले मास्क लगाने की सलाह दी। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने की सुविधा 31 दिसंबर तक बढ़ाई। वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण रद्द। तेज बारिश के बाद बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और अमेरिका ने कहा, चीन पड़ोसी देशों को धमकाने के लिए कोरोना संकट का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन कोरोना संकट का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों पर धौंस जमाने और दक्षिण चीन सागर के सैन्यीकरण के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संकट के दौरान दुनिया की मदद करने के बदले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने पड़ोसियों को धमकाने में लगी हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री कल रात लंदन में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब के साथ बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री पोम्पियो ने कहा कि पूरे विश्व को ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट प्रयास करने की जरूरत है कि चीन सहित प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप समुचित आचरण करे। उन्होंने चीन पर कोरोना महामारी से संबंधित आरंभिक जानकारी दबाने का भी आरोप लगाया। इस महामारी के फैलने से अब तक विश्व में 6,10,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। श्री पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस आपदा का भी अपनी स्वार्थ सिद्धि में इस्तेमाल कर रही, जो कि अनुचित और निंदनीय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वाले रोगियों को अस्पताल से छुट्टी देने की संशोधित नीति जारी की है। अब राज्य में किसी भी रोगी को अस्पताल से छुट्टी देने में नए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। रोगियों के बारे में जानकारी अब नजर रखने के लिए एक वेबसाइट upcovid19tracks.in बनाई गई है। होम आइसोलेशन में रह रहे बिना लक्षणों वाले मरीजों को बीमारी से मुक्त तब माना जाएगा जब उनमें 10 दिनों तक कोई लक्षण न दिखे। बिना लक्षणों वाले वो मरीज जो कोविड अस्पतालों में भर्ती होंगे, उन्हें पहली जांच के 10वें दिन या फिर
भर्ती कराए जाने के 7वें दिन तब डिस्चार्ज किया जाएगा जब उनमें कोई लक्षण न दिखे। हल्के लक्षणों वाले मरीजों के नमूनों की जांच पहला नमूना लिए जाने के 8वें दिन ट्रूनेट मशीनों से की जाएगी और अगर ये निगेटिव रहती है तो पहला सैंपल लिए जाने या लक्षण नजर आने के 10वें दिन उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकेगा। मध्यम और तेज लक्षणों वाले कोविड मरीजों के फॉलोअप के जांच नमूने लक्षण नहीं दिखने के 3 दिन बाद दिए जाएंगे और अगर ये निगेटिव रहते हैं तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 24,095 हो गई है। 756 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना संक्रमण है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने अधिक संक्रमित जिलों में रविवार सहित हर सप्ताह 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए हर जिले में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला भी किया है। 2 दिवसीय लॉकडाउन में रविवार तो शामिल होगा ही, लेकिन एक और दिन शनिवार या सोमवार में से कोई भी हो सकता है और इसका फैसला जिला आपदा प्रबंधन समूह द्वारा किया जाएगा। इस बीच राज्य के रायसेन जिले की एक जेल में एक साथ 64 कैदियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अब कोरोना जांच के बाद ही कैदियों को जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान में कोविड संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 3 दिनों से हर रोज 900 से भी ज्यादा लोगों में संक्रमण पाया गया। कल 983 संक्रमित लोगों के सामने आने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 8,000 से ज्यादा हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि राज्य में प्रतिदिन 15,000 परीक्षण बढ़ाए गए हैं। इस बीच कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रदेश में लॉकडाउन से प्रभावित 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को 1,000 रुपए की अनुग्रह राशि एक बार और दी जाएगी। ये परिवार सामाजिक सुरक्षा पेंशन में शामिल नहीं है। शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फिर शुरू किया जाएगा। इससे प्रदेश में सिटी बसें और ऑटो रिक्शा का संचालन शुरू हो सकेगा। मंत्रिमंडल ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत पर्यटन, होटल व मल्टीप्लेक्स सेक्टर की इकाइयों को 1 वर्ष के लिए अतिरिक्त लाभ देने की मंजूरी दी है। इसके अलावा उद्योगों को राहत देने के लिए करीब 220 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को भी मंजूरी दी गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। देश की एक प्रमुख टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने कहा है कि वो अगस्त के अंत तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके का परीक्षण शुरू कर देगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल जून तक ये टीका उपयोग के लिए बाजार में आ जाएगा। पुणे की इस कंपनी के प्रमुख अडर पूनावाला ने ये जानकारी कल मुंबई में दी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इस बारे में सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ भारत और 60 अन्य देशों में टीके के निर्माण और आपूर्ति का समझौता किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूनावाला ने कहा कि एक विशेष अनुमति के अनुसार उनकी कंपनी अक्टूबर तक प्रति माह वैक्सीन की 7 करोड़ खुराक का निर्माण करेगी और दिसंबर तक इसे प्रति माह 10 करोड़ तक ले जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी 20 करोड़ $US की लागत से 30 करोड़ डोज का निर्माण करेगी। अंतिम अनुमोदन इस वर्ष की अंत तक आने की संभावना है। इस वैक्सीन के परीक्षण के लिए मुंबई और पुणे के 4 से 5 हजार स्वयंसेवकों में इंजेक्ट किया जाएगा। परीक्षण के इस महत्वपूर्ण तीसरे चरण ही निर्धारित करेगा कि इसे बाजार में पेश किया जा सकता है या नहीं। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 1,026 लोगों के संक्रमित होने का पता चला है। ये अभी तक एक दिन में सामने आई सबसे बड़ी संख्या है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 34 और कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु के बाद मरने वालों की कुल संख्या 2,021 हो गई है। This was for the first time that the state reported 1,000+ COVID cases in a day. Surat reported the highest 200. अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से दिल्ली पहुंचने वाले यात्रियों को अब अपने खर्च पर 7 दिन तक संस्थागत क्वारंटीन में रहना होगा। दिल्ली हवाई अड्डे के नए दिशा निर्देशों के अनुसार इसके बाद भी इन यात्रियों को 7 दिन के लिए घर पर क्वारंटीन में रहना होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में टोल फ्री नंबर
00115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे दूसरे नंबर 0112331444 पर भी फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। #AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में जाने माने चिकित्सकों की राय प्रसारित करता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को घर पर रहने, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और योगाभ्यास करने की सलाह दी। Crisis within a few weeks. Stay at home, spend time with the family, do household work, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation, and take care of emotional needs of the family. वल्लभ पंत अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि संक्रमण से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना जरूरी है। मास्क की जरूरत उन इंसानों को है जिनको हेल्थ सेक्टर में अगर वो काम कर रहे हैं या उनका डायरेक्ट किसी कोरोना के मरीज के इलाज में या उनके क्वारंटाइन में उनकी भूमिका है। लेकिन अगर आप घर में रह रहे हैं और स्वस्थ है और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है या कोई फ्लू के लक्षण नहीं है तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल से ही वर्षा हो रही है। आज भी गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 33 डिग्री तक जा सकता है। मुंबई में भी बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। यहाँ न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा, अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। चेन्नई में तापमान 28 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 34 डिग्री तक जा सकता है। श्रीनगर में तापमान 16 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिर सकते हैं। मुजफ्फराबाद में भी शाम तक बादल घने होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से ममता किरण। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और निखिल, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी सिद्धार्थ, आज सभी अखबारों ने राजधानी दिल्ली में हुए सीरो सर्वे की रिपोर्ट को अपनी प्रमुख खबर बनाया है। हिन्दुस्तान लिखता है, दिल्ली की चौथाई आबादी संक्रमित होकर स्वस्थ। नव भारत टाइम्स के अनुसार हर चौथे शख्स को हुआ कोरोना, पता ही नहीं चला। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, हर चौथे दिल्लीवासी का वायरस से सामना, रैंडम सर्वे में मिले एंटीबॉडीज। वहीं दैनिक जागरण की सुर्खी है, कोरोना को हरा चुकी 1/4 आबादी। राजस्थान में चल रही राजनीतिक हलचल पर जनसत्ता की सुर्खी है, सचिन को कोर्ट से राहत, शक्ति परीक्षण की तैयारी में जुटे गहलोत। हिन्दुस्तान ने सुनवाई शीर्षक से लिखा है, पायलट खेमे को 24 जुलाई तक राहत मिली। पंजाब केसरी लिखता है, राजस्थान में 3 दिन का खेल। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, हाई कोर्ट से पायलट खेमे को राहत पर सियासी संकट अभी टला नहीं। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बहुमत साबित करने की तैयारी में अशोक गहलोत। भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव को देखते हुए दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, उत्तर में नजर रखेंगे MiG-29K। दैनिक भास्कर ने सुर्खी दी है, चीन से सीमा पर तनाव, उत्तरी क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे नेवी के MiG-29 लड़ाकू विमान। पंजाब केसरी लिखता है, चीन पर नजर रखेंगे नौसेना के लड़ाकू जेट। कोरोना संक्रमण के कारण श्राइन बोर्ड की बैठक में अमरनाथ यात्रा रद्द किए जाने के फैसले पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं, अमरनाथ यात्रा रद्द, इस बार बाबा बर्फानी के वर्चुअल दर्शन। पंजाब केसरी लिखता है, अब की बार अधूरी रह जाएगी बाबा बर्फानी के दर्शन की आस। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि रेस्पिरेटर वाले N95 मास्क से कोरोना वायरस का फैलाव रोका नहीं जा सकता। कपड़े के बने 3 परतों वाले मास्क लगाने की सलाह दी।
सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने की सुविधा 31 दिसंबर तक बढ़ाई। वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण रद्द। तेज बारिश के बाद बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर और अमेरिका ने कहा चीन पड़ोसी देशों को धमकाने के लिए कोरोना संकट का इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।